अब क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सेशन को आगे बढ़ाना है, पहले सत्र की शुरुआत करेंगे जिसमें हमारी खास मेहमान हमारे साथ में शामिल होंगी बेबी रानी मौर्य जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मंच पर आइए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आशीष पांडे। आशीष, आप भी प्लीज मंच पर आइए, जिसमें हम बात करेंगे महिला कल्याण को लेकर, बाल विकास को लेकर और जाहिर तौर पर जो हमारा मुख्य मुद्दा है नारी शक्ति को लेकर। ओवर टू यू आशीष। बहुत शुक्रिया ऋतु, बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतने जोश और उमंग के साथ आप सभी का बेहद स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है आपका भी मैम, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य। परिचय की आप हर एक चीज इनके बारे में जानते हैं और बारीकी से हम उन्हीं मुद्दों को, उनके सफर को, उनके विजन को समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो कई फैक्ट देखे। आपका राजनीतिक सफर 1990 से शुरू होता है और उसके बाद धीरे धीरे संघर्ष की कहानी सामने आती है। धीरे धीरे आप फिर आगरा की मेयर बनती हैं, पहली महिला मेयर बनती हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पर और इसका गौरव इनको प्राप्त है। उसके बाद आपका सफर आगे बढ़ता है, फिर आप कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचती हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे संघर्ष को? नहीं, देखिए, इसको शुरू में तो मैं संघर्ष नहीं कहूंगी। मेरा एक सपना था राजनीति में आने का और मेरे परिवार में भी राजनीति थी, तो बस एक सपना था कि आगे चल के राजनीति में आना है और वो सपना मेरा साकार भी हुआ। 95 में मैं आगरा की मेयर भी बनी और बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही, फिर उत्तराखंड की गवर्नर भी बनी और आज कैबिनेट मंत्री हूँ। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है, उसमें मैं भी एक भाग हूँ। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। मैं इसमें इतना ही जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हर बच्ची का जो सपना है वो उसको पूरा करे। संघर्ष नहीं, चुनौती कह सकते हैं, चुनौतियों से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो इस कालखंड में जितनी भी चुनौतियां आई उसको मैंने स्वीकार किया और आज यहाँ तक पहुंची हूँ। बेहद खूबसूरत जवाब आपने दिया। महिला कल्याण बाल विकास आपके पास है, ऐसे में मन में सवाल ये जरूर आता होगा, लोगों के मन में भी, मेरे मन में भी ये सवाल था कि आपके विभाग के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार जी, ये दोनों आधी आबादी से जुड़े हुए हैं। अगर महिला हमारी स्वस्थ रहेगी, स्वावलंबित रहेगी, तो वो अपना परिवार भी अच्छा चलाएगी और जब उसके बच्चे भी अच्छे से भोजन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो भी एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो ऐसा मेरा डिपार्टमेंट है। तो आज हम जो हमारी निराश्रित बहनें हैं उनको लगभग 31,50,000 बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। लगभग 1.25 लाख आंगनबाड़ी के माध्यम से हम सुदूर ग्रामीण तक बच्चों को भोजन दे रहे हैं, 0 से लेके 3 तक और 3 से लेके 6 तक, स्कूल जाने से पहले तक उनको हम स्वस्थ भी कर रहे हैं, उनको हम प्री शिक्षा भी दे रहे हैं। स्कूल जाने से पहले की शिक्षा वो भी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कार्य करती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी गर्भवती बहनें, उसको कैसे पौष्टिक आहार मिले, उसकी स्वास्थ्य की कैसे जानकारी से रहे, इसकी चिंता भी हमारी आंगनवाड़ी बहनें करती हैं। इसके अलावा जो दूध पिलाती है बहन अपने बच्चे को, उसकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। अनेक प्रकार से हम बच्ची के जन्म से लेके और उसकी शादी तक जितना सहयोग कर सकते हैं हर बच्ची का कर रहे हैं। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, कन्या सुमंगला के माध्यम से, सामूहिक विवाह के माध्यम से और इसके अलावा हमारे आंगनबाड़ी के माध्यम से सारे कार्य आज चल रहे हैं हमारे। आपने बताया कि किस तरह से बीजेपी जो है महिलाओं को सशक्त करने में, उनको मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रही है। इस बीच विपक्ष जो है वो लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर है।
हालांकि काम भी उसका वही है, विपक्ष में है तो उस तरह से हमलावर होंगे। ऐसे में वो लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी जो है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो ओबीसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, ओबीसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आपको लगता है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है 24 के लिए? देखिए, उनके करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे महिला सम्मेलन चल रहे हैं। हम सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आधी आबादी के लिए उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास किया। एक बार माफ कीजिएगा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पर। एक ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया और उसके बाद सारी महिलाएं खुश थी। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैं औरैया के कार्यक्रम में थी, लगभग 40,000 बहनें थी। इससे पहले मैं देवबंद में थी, वहां भी 25,000 बहनें थी हमारी। जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं 15-20 हजार महिलाओं से कम नहीं हो रहे। तो जो प्रधानमंत्री ने आधी आबादी के लिए आज किया है, उसके लिए हमारी बहनें भी उन्हें धन्यवाद कर रही हैं, हमारे महिला सम्मेलनों में भी आ रही हैं। और प्रधानमंत्री तो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके लिए ये कहना मैं समझती हूँ बिल्कुल नाइंसाफी है। जो लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए कार्य कर रहे हैं। आज एक आदिवासी बहन हमारी राष्ट्रपति बना दी। मैं खुद दलित समाज से आती हूँ, मैं गवर्नर बनाई। इसके अलावा अनेक बहनें हमारी विधायक हैं, सांसद हैं, ऐसे की पोस्ट पर बैठी हैं जहाँ डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो ये कार्य पहले अनेक इन पार्टियों ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? सपा भी सरकार में रही, उन्होंने क्यों नहीं किया? आज अगर अच्छे कार्य हो रहे हैं, बहनों की सुरक्षा हो रही है, बेटियों की सुरक्षा हो रही है, उन्हें अधिकार मिल रहे हैं, उनकी चिंता हो रही है, तो उसकी फिर हमें चिंता नहीं कि विपक्ष क्या बोल रहा है। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। विपक्ष की ओर से पिछड़े कार्ड की भी हवा बनाई जा रही है। आपको लगता है कि 24 के चुनाव में इसका कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। मैं इतना घूमती हूँ, मैं महिला कल्याण मंत्री हूँ, मुझे हर जिले में जाना ही पड़ता है। देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलके, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाए, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए, उज्ज्वला गैस योजना दी, इसके अलावा धनजन योजना दी, बगैर किसी की गारंटी के हर महिला को 2 लाख तक का लोन मिल सकता है महिला को स्वावलंबित करने के लिए। तो ऐसे अनेक कार्य हो रहे हैं। आज हमारी अन्य वर्ग की बहनें भी ये कहती हैं कि नहीं, हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी जब हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं तो हम क्यों किसी और की सोचेंगे, हम तो इन्हीं की सोचेंगे और इन्हीं को वोट करेंगे 24 में। वापस आपको आपके संघर्षों के दिन में ले जाता हूं। आप जब गवर्नर थी और उसके बाद आप जब कैबिनेट मिनिस्टर बनी, कितना ये चुनौतीपूर्ण एज अ गवर्नर आपके सामने रहा? क्या चैलेंजेस रहे? और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए कितना चुनौतियां आपने देखी कि दोनों ही जगह अगर तुलना की जाए तो? नहीं, देखिए, राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद था और उसमें हम एक मॉनिटरिंग जैसी वो रहती थी गवर्नर को, तो सभी को देखना है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, सबके लिए एक जैसा कार्य करना है, सबकी सुननी है और जो भी सही बात हो वो करनी है। तो वो एक अलग तरह का पद था और वहाँ दूसरे तरह के मुझे कार्य करने होते थे और वो तो पूरे प्रदेश का राजा कहिए वो होता था। तो वहाँ ऐसी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कुछ चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना ही पड़ता है और फेस करने से उनके समाधान भी निकलते हैं। किस तरह के चैलेंजेस वो अगर आप बता पाए? चैलेंजेस जैसे कई बार आंगनबाड़ी की बहनों की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको ठीक करना है, कुछ अनेक अधिकारियों की समस्याएं होती हैं, उनके समाधान निकालने होते हैं। कई बार हम लोग नियम कानून में तो बंधे होते ही हैं क्योंकि हम शासन हैं, शासन के अंग हैं। तो उन सब चीजों को करते हुए, अपने नियम कानूनों को मानते हुए हम उनके लिए कैसे कार्य करें, उनका भी समाधान कैसे निकालें, तो ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं, उनको ठीक करते हैं हम लोग। बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर रह चुकी हैं जी, और आज की तारीख 2023, कितना बदला है आगरा? देखिए, तब से लेके अब तक
बहुत बदलाव आया है आगरा में। 95 में मैं मेयर बनी थी तो इतनी हमारे पास सुविधाएं भी नहीं थी, और हम उन्हीं जो भी हमारे पास सुविधाएं थी नगर निगम में उसके अंतर्गत ही रह के हम कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, 14 से कहूंगी मैं, उन्होंने आगरा की बहुत चिंता की है और लगातार आगरा के लिए कार्य किए, और आगरा को उन्होंने एक दुनिया के मैप पर भी आगे लेके आए। वैश्विक स्तर पर भारत के साथ साथ आगरा का भी नाम हुआ। और G20 की अभी जो बैठक हुई उसमें आगरा एकदम बदला हुआ नजर आ रहा था। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि हम अपने शहर को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए मेट्रो लाइन आ गई, अनेक हाई फ्लाईओवर बन गए हैं, 4 लेन तो बन ही रहे हैं जगह जगह। अब तो पिंक शौचालय जो महिलाओं के लिए होते हैं वो भी बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि अब आगरा साफ सुथरा दिखता है, अच्छा मैं ये कहने वाला था कि पहले लोगों को शिकायत होती थी कि गंदगी को लेकर, लेकिन ये यकीन मानिए अब आपको कूड़ा कहीं नहीं। बिल्कुल यही मैं कहना था कि अभी मैं जब ट्रैवल करके आ रहा था तो चारों तरफ बहुत साफ सफाई थी, बहुत अच्छा माहौल जो है वो देखने को मिला था। सेशन को आगे बढ़ाते मैम, सवाल एक मन में ये भी आता है कि जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी में जो है वो झूठे वादे किए जाते हैं और जो है लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, कोई नीतियां नहीं है। ऐसे में जब आप 24 के चुनाव में जब जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपके वादों पर और आप पर विश्वास करेगी? हम विकास का मुद्दा ही लेके जाएंगे। विकास कार्य कर रहे हैं, दिख भी रहे हैं। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता, दिख रहे हैं ना। मेट्रो आगरा में चलने वाली है ना, बन गए ना उसके स्टेशन। भगवान राम का मंदिर बन गया ना। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और धारा 370 हटाने की बात कर रहे हैं, वो हटाई है ना। तो ऐसे अनेक बड़े बड़े कार्य, 3 तलाक पर भी इतना बड़ा चैलेंज लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी खत्म किया ही है ना। तो हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं, और हम आगे भी जो भी विकास के मुद्दे होंगे, जो भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे होंगे, उनको लेके 2024 का चुनाव लड़ेंगे। और जो वायदे किए जाएंगे वो पूरे होंगे और हो भी रहे हैं। अभी आप देखती हैं महिलाओं के लिए किसी तरह की चुनौती? देश की महिलाओं के लिए कोई चुनौती नहीं है। अब तो आरक्षण बिल पास हो गया है, महिला राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है, वो व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकती है, वो जिस क्षेत्र में जाए वो आगे जा सकती है। चुनौती मिलेगी तो उसे उसके घर से मिलेगी, परिवार के लोग उसे सपोर्ट करें। अगर वो बढ़ना चाहती है, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो वो उसमें वो उसको सपोर्ट करें। महिला आरक्षण वो उसको आगे बढ़ाएं तो वो जरूर आगे बढ़ेगी। बगैर परिवार के सपोर्ट के कोई महिला आगे नहीं बढ़ पाती। मेरे परिवार का भी आज तक मेरे साथ सपोर्ट है, तो मैं इन ऊंचाइयों तक आ पाई हूँ। बिल्कुल, और इस पर मेरे ख्याल से एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। और महिला आरक्षण बिल को लेकर आपकी क्या राय है? दोनों जगह से पास हो गया है, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है, लागू को लेकर हमलावर रहता है। अभी तो पास हुआ है, अब उसमें थोड़ी बहुत कुछ कमी होगी, कुछ एग्जामिन हो रहा होगा, कुछ लॉ का भी वो लिया जाएगा, उसमें जो सलाह होगी वो भी ली जाएगी, तभी उसको लागू करेंगे। नहीं तो ये विपक्ष फिर हल्ला मचाएगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ही इस मामले में बहुत सीरियस हैं, और जब वो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये मानिए लागू हो ही गया है या हो ही जाएगा। और साथ ही साथ अयोध्या में रामलला जो है विराजमान होने वाले हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले एक दूसरा का है, दूसरा साज है, वो लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अध्यक्ष का। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो कोई ठीक नहीं, उस पर भी राजनीति करेंगे। अब उनको कोई पूछेगा नहीं तो कुछ तो करेंगे ही, वो कैसे सुर्खियों में रहे, तो कोई तो मुद्दा बनाएंगे ही। लेकिन प्रधानमंत्री इन सब बातों से डरने वाले नहीं है, वो जो काम कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन उन्हें जो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए जो करना है वो करेंगे।
बेबी रानी मौर्य जाएंगी कि नहीं जाएंगी आगरा, अयोध्या? अरे मैं तो कई बार दर्शन कराई और मैं क्यों नहीं जाऊंगी। बिल्कुल। भगवान राम के दर्शन करने कौन नहीं जाना चाहेगा। आप लोग भी सब जाओगे तो इसमें क्या बात तो है, इस हम भी मन से जाएंगे। बिल्कुल। और आप मैम, एक सवाल और मन में आ रहा है कि महिलाएं जब आपके पास आती हों तो ज्यादातर किस तरह की समस्या लेकर आती हैं कि उनको ये दिक्कत हो रही है, और उसके लिए बेबी रानी मौर्य कितनी तत्परता से लगी रहती हैं? देखिए, आज भी हमारा समाज कितना भी बदल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मानसिकता ये रहती है कि ये तो बहू है, तो उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है। उसका पति भी कई बार प्रताड़ित करता है, सास भी करती है, तो हम उन्हें महिला थाना भी भेजते हैं। कई बार मैं अपने कैंप कार्यालय पर बुला के काउंसलिंग करके उन्हें वापस भेजती हूँ। जब बात बनती नहीं देखती तो मैं जो बेटी की माँ है उसको एक ही सलाह देती हूँ कि अब इसे दोबारा मत भेजो, इसे ट्रेनिंग दिलाओ, इसे पैरों पे खड़ी करो, इसे आत्मनिर्भर बनाओ और इसे अपना काम करने दो। इसका पति हाथ जोड़ के माफी मांग के फिर इसे साथ ले जाएगा। कितनी अच्छी बात इसलिए है। महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है और इसीलिए बीजेपी हमेशा आत्मनिर्भर की बात करती है। सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैम, आपके सामने जब आप इस विभाग के पास गई, ये विभाग जब आपको मिला था तो उस समय क्या चैलेंजेस थे आपके सामने और कैसे उन चैलेंजेस को आपने खत्म किया, और अभी जो है विभाग काम करता हुआ नजर आ रहा है कि अब कोई चुनौतियां नहीं है, अब खुल के काम होगा? नहीं, कार्य तो देखिए पहले भी हो रहे थे, मेरे से पहले जो मंत्री थी वो भी कर रही थी और उसी कार्य को मैंने आगे बढ़ाया है। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले हम 30 लाख बहनों को दे रहे थे पेंशन, आज 1.5 लाख बहनें और बढ़ी हैं। महिला कल ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि महिला सुमंगला कन्या जो योजना है उसमें अब 15,000 से हम 25,000 कर देंगे। तो हमारा तो हमेशा पॉजिटिव का ये सकारात्मक सोच रही है और ये विभाग ही ऐसा है कि हम जितना सकारात्मक कार्य करेंगे उतना ही गरीब दलित वंचितों का भला होगा और उनके लिए हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे पता है आपको जाना भी है किसी कार्यक्रम में। और ये हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से मैम का जो अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बेबाकी से हर तीखे सवाल का बहुत ही सहजता से जवाब देती हुई कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य नजर आई। ऋतु, ओवर टू यू। तालियां बजती रहनी चाहिए हमारी कैबिनेट मिनिस्टर